हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पॉलिटी के घटना चक्र का सिलेबस राष्ट्रपति से रिलेटेड एमसीक्यू पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में निहित है। कारण आर देख लेते हैं। प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्ति विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है। इसका आंसर सी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। संविधान के अनुच्छेद 53 के 2 के अधीन संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित है, परंतु उनका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होने की बात कही गई है। इस प्रकार प्रश्नगत कथन तो सही है परंतु कारण गलत है, अतः अभिष्ट उत्तर विकल्प सी होगा। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति में यद्यपि समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है परंतु वह शासन का मात्र औपचारिक प्रमुख होता है और वास्तविक रूप से शासन संचालित प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद द्वारा किया जाता है, जो कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार प्रश्नगत युक्ति राष्ट्रपति पर लागू होती है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, अप्रत्यक्ष मतदाता से। संविधान के अनुच्छेद 55 के 3 के तहत भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अर्थात जनता राष्ट्रपति के निर्वाचन में अप्रत्यक्षतः भाग नहीं लेती। इस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। कथन ए, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। कारण आर, एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो आपका हो जाता है आंसर बी और सी दोनों, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा और दूसरा आपका आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। बी और सी दोनों हो जाएंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, तो आपको हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये भी हो जाएगा आपका, और आपका राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये गलत हो जाएगा। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये सही हो जाएगा आपका। दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी आपका सही हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर डी हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं। पहला, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। दूसरा आपका राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तीसरा आपका दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा अंतः स्थापित राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य इन निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। नोट से देख लेते हैं। नोट, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी अभी शामिल नहीं किया गया है।
भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन दो केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे हैं, तो आपका हो जाएगा आंसर बी, दिल्ली और पुदुचेरी। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है, तो आपका हो जाएगा आंसर डी, राज्य की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। चलिए देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं, तो आपका हो जाएगा आंसर डी, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं, तो आपका हो जाएगा पहला लोकसभा के चुने हुए सदस्य, और आपका हो जाएगा राज्यसभा के चुने हुए सदस्य और राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य। ये तीनों आपके हो जाएंगे, इसलिए आपका आंसर सी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, तो आपका हो जाएगा आंसर डी, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, चलिए आगे देख लेते हैं, इसमें मतभेद है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है, चलिए देख लेते हैं। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव और निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसमें संसद तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी इसमें शामिल किया गया है। अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण कर सकता है तथा वह अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता है जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने अर्थात किसी विधानसभा के बर्खास्त होने की वजह से राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। अन्य सभी विकल्प सही है। राष्ट्रपति के निर्वाचक के मामले में AIR 1974 1682 सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचक को इस आधार पर न तो स्थगित किया जा सकता है और न ही अवैध ठहराया जा सकता है कि किसी राज्य विधानसभा को भंग कर दिए जाने के कारण निर्वाचक नामावली अधूरी थी, अतः विकल्प डी सही नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम। आगे देख लेते हैं। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952-1997 में यथा संशोधन के तहत भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम 50 निर्वाचकों, निर्वाचित सांसदों एवं विधायकों का प्रस्तावक होना आवश्यक है तथा साथ ही कम से कम 50 निर्वाचकों, निर्वाचित सांसदों एवं विधायकों द्वारा इन प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए। 1997 से पूर्व प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की संख्या 10 थी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देख लेते हैं। पहला, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य राज्य की
जनसंख्या बटे राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणे 100 की जनसंख्या। ये गलत हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, एक निर्वाचित संसद सदस्य के मत का मूल्य सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मतों का कुल मान बटे निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या। ये सही हो जाएगा। तीसरा देख लेते हैं, आखिरी चुनाव में 5000 मतदाता थे। ये भी गलत हो जाएगा। हमारा आंसर इसलिए हो जाएगा बी, केवल 2। राष्ट्रपति के चुनाव की तारीख सूत्र अनुच्छेद 55 में वर्णित है, जिनके अनुसार केवल विकल्प बी सही है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य उपर्युक्त सूत्र में यदि शेष 500 से अधिक है तो मतों के मूल्य में 1 जोड़ दिया जाएगा, जबकि इससे कम होने पर उसे नहीं गिना जाएगा। साथ ही यह जनसंख्या से तात्पर्य अनुच्छेद 55 के स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष 2026 के पश्चात की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक 1971 की जनगणना में अभिनिश्चित जनसंख्या से है। संसद के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मतों का कुल मान बटे निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या। उपर्युक्त सूत्र में यदि शेष फल आधे से कम है तो नहीं गिना जाएगा और यदि ज्यादा है तो उसे 1 गिना जाएगा। 12वें राष्ट्रपति चुनाव में तथा वर्ष 2017 में संपन्न 15वें राष्ट्रपति चुनाव में भी 4896 मतदाता थे। अतः कथन 3 गलत है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला देख लेते हैं, प्रत्येक MLA के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। ये बिल्कुल सही है। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। ये गलत है, इसलिए आंसर हमारा ए हो जाएगा, केवल ए। संविधान के अनुच्छेद 55 में दी गई राष्ट्रपति के निर्वाचक की रीति के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है, जिसमें राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्य की विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य निम्न सूत्र से निकाला जाता है। चलिए देख लेते हैं, राज्य की जनसंख्या बटे विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य की संख्या गुणे 100। प्रत्येक राज्य की जनसंख्या तथा कुल निर्वाचित सदस्य की संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण प्रत्येक MLA विधानसभा सदस्य का मत मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। इस प्रकार कथन 1 सही है। संसद के एक सदस्य का मत मूल्य निकालने हेतु निम्न सूत्र का उपयोग किया जाता है। सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य के मत मूल्य का योग बटे संसद के दोनों सदनों लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य की संख्या। अतः स्पष्ट है कि लोकसभा के प्रत्येक सदस्य तथा राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का मूल्य समान होता है। यदि एक सदस्य के मूल्य की गणना की जाए तो दोनों सदनों के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य एक समान 708 होता है। अतः कथन 2 गलत है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदाता करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह स्वयं प्रत्याशी होता है। ये गलत है। उसे राज्य विधानसभा के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो। ये गलत है। ये भी वह राज्य विधानसभा में उच्च सदन का सदस्य हो। ये सही है। वह राज्य विधानसभा में निम्न सदनों का सदस्य हो। ये भी गलत है, इसलिए आंसर हमारा सी हो जाएगा। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के
उच्च सदन अर्थात विधान परिषद के सदस्य मतदान नहीं कर सकते हैं। अतः यदि मुख्यमंत्री इस सदन का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदन के सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल की 1000 के गुणकों के बराबर होता है। वर्तमान स्थिति में 1997 में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना द्वारा यह अभिनिश्चित जनसंख्या से है? तो आपका हो जाएगा आंसर सी 1971 की जनगणना से। 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या से आशय 1971 की जनसंख्या द्वारा अभिनिश्चित जनसंख्या से है। 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा इसे अब वर्ष 2026 के पश्चात की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक के लिए निर्धारित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 55 के स्पष्टीकरण में इस बात का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, पढ़ा लिखा हो। संविधान के अनुच्छेद 58 के 1 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताओं का उल्लेख किया गया है, जिनके अनुसार उम्मीदवार का पढ़ा लिखा होना अर्हता नहीं है। भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसे भारत का जन्म नागरिक होना चाहिए, ये गलत है। उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, ये गलत है, ये भी गलत है। इसमें से आंसर बी हो जाएगा, केवल 2। राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने के लिए अनुच्छेद 58(1) के अनुसार निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। पहला, भारत का नागरिक हो। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अतः स्पष्ट है कि राष्ट्रपति पद हेतु भारत का नागरिक होना आवश्यक, न कि भारत का जन्मा नागरिक। इस प्रकार उसे संसद, राज्यसभा एवं लोकसभा का सदस्य नहीं बल्कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु आंसर सी हो जाएगा, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। संविधान के अनुच्छेद 59 के 1 के अनुसार यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। दिए गए विकल्पों में निकटतम विकल्प सी है, अतः यही अभिष्ट उत्तर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, अनुच्छेद 57। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन के लिए पात्र निर्धारित करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनः निर्धारण का पात्र होगा। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को
सौंपा जा सकता है? आंसर सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को।